क्लास आज हम आपके सामाजिक विज्ञान में हमारा अतीत पार्ट सेकंड के लेसन 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ केंद्र हैं। केंद्र हैं बिल्कुल अफ़गानिस्तान से नीचे को, क्योंकि पहले अफ़गानिस्तान भी हमारे भारत में था जो कि बाद में अलग हुआ। तो मुख्य हैं सूरत, हम्पी और मसूलीपट्टनम, जो कि हम इस पाठ में भी पढ़ेंगे। प्रशासनिक केंद्र, तो चोल वंश की जो राजधानी थी 1000 वर्ष पहले तंजावुर, तो यहाँ पर जो थी कावेरी नदी यहाँ पर बहती थी और राजा राज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वरी मंदिर था यहाँ पे। और यहाँ का जो वास्तुकार था इस नगर का, वास्तुकार यानी कि जिसने उसकी पूरी भवन निर्माण कला और सब कलाकार वो करी थी, भवन की जिम्मेदारी ली थी, वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन। तो उसने अपने नाम को मंदिर की दीवार पर खुदवाया था, जिसको पता चलता है लोग उसकी वास्तुकला की प्रशंसा करते थे। और इस मंदिर में बहुत सारे अलावा नगर में अनेक राजमहल जिसमें कई मंडप बने हुए थे और राजा लोग इन मंडपों पर दरबार लगाते थे और यहीं से वो अपने जो अधीनस्थ जो उनके अधिकारी कर्मचारी होते थे उनके लिए आदेश करते थे। और नगर में सैनिकों के लिए शिविर भी थी और नगर पूरा बाजारों की हलचल से भरा हुआ था। अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री, नगर के लिए जल की आपूर्ति कुआं तालाबों से होती थी। तंजावुर और उसका नज़दीक में नगर था उरैयूर की जो साली बुनकर थे, जुलाहे थे जो कपड़े बुनते हैं। मंदिर के उत्सव के लिए झंडियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और जो अमीर वर्ग था उनके लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा कपड़ा तैयार कर रहे हैं। और स्वामी मलाई में स्थपति अथवा जो मूर्तिकार हैं उत्तम कांसे की मूर्तियाँ और लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। तो ये पूरा वर्णन किया है। मंदिर जो होते थे नगर और तीर्थ केंद्र भी होते थे। तंजावुर एक मंदिर नगर का उदाहरण है और यहाँ पर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करता है। नगरीकरण नगरों के विकास के पहले महत्वपूर्ण होता था। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक जो थे विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे, मंदिरों के लिए भूमि और धन देते थे और उसी की आय से धार्मिक अनुष्ठान होते थे, विधि विधान संपन्न होते थे। तीर्थयात्रियों, पुरोहित पंडितों को भोजन और पर्वोत्सव मनाए जाते थे और जो दर्शनार्थी थे वो भी दान दक्षिणा दिया करते थे। अब यहाँ पर एक मूर्ति दिखाई गई है जिसमें कृष्ण भगवान काली नाग को काबू में कर रहे हैं। तो ये जो है कांसा एक तांबे और रागे टिन के मेल से बनती थी और ये किसी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता था, घंटे जैसी ध्वनि होती थी। तो ये मूर्तियाँ बनती थी। तो चोलकालीन कांस्य मूर्ति है ये। लुप्त मोम तकनीक, इसमें सबसे पहले मोम की एक प्रतिमा बनाते थे मोम से और चिकनी मिट्टी से बाहर से लीप देते थे और जब वो सूख जाती थी तो उसे गर्म छेद उसमें एक छेद करते थे और उसको पिघलाकर जो मोम होता था वो सारा बाहर निकाल लेते थे और फिर जो चिकनी मिट्टी का खाली सांचा होता था उसमें पिघली हुई धातु भर देते थे। जब धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो उस मिट्टी को बाहर से निकाल देते थे और प्रतिमा को पूरा चमकाते थे। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी मंदिर और उसके दर्शनार्थी तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस तरह से मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मध्य प्रदेश में भिलसा या विदिशा, गुजरात में सोमनाथ, तमिलनाडु में कांचीपुरम और मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जो हमारा वृंदावन है और तमिलनाडु में तिरुवन्नमलाई। तो इनके आसपास भी लोग बसते गए मंदिरों के आसपास और धीरे धीरे वो मंदिर नगर बन गए। अजमेर 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में सूबा मुख्यालय बन गया। तो सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यहाँ पर दरगाह है, 12वीं शताब्दी में बसे थे। तो ये धार्मिक सहअस्तित्व यानी कि जहाँ पर दोनों धर्मों के लोग जो हैं पूरे उससे श्रद्धा से आते हैं, तो उसका एक उदाहरण है। और दर्शनार्थी हम श्रद्धालु सभी हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से तीर्थयात्री आते हैं और पूरे संसार में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर यहीं पर ही है। छोटे नगरों का संजाल, 8वीं शताब्दी में से ही उपमहाद्वीप पर अनेक छोटे नगरों का जाल पिसने लगा और इनका जो विकास हुआ वो बड़े बड़े गाँवों से हुआ था और उनमें आमतौर पर एक मंडपी का जैसे मंडी कहा जाने लगा होती थी और आसपास के गाँव वाले वहाँ उपज बेचने के लिए आते थे। और ऐसी गलियाँ थी जहाँ दुकानें एवं बाजार थे जिन्हें हट्ट कहा जाता था, बाद में हाट कहा जाने लगा। और भिन्न प्रकार के कारीगरों अथवा शिल्पियों, कुम्हार, तेली, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनार, लोहार, पत्थर तोड़ने वाले
के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में पक्के रूप से अपना कारोबार दुकान बना के करते थे, कुछ नगर में घूम घूम कर खरीदना बेचना करते थे। और दूर दराज के व्यापारी नगरों में स्थानीय उपज वहीं उगती थी, उनको खरीदने के लिए दूरवर्ती स्थानों के उत्पादों को लाते थे। गुड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। तो ये नगर का एक बाज़ार है जिसमें लोग अपना सामान लाते थे और बेचते थे, खरीदते थे। आमतौर पर कोई सामंत या पहले समय का जमींदार जो होता था इन नगरों या इनके आसपास किलेबंदी कर लेता था। किलेबंदी बहुत लंबी क्षेत्र पर होती थी, महल बना लेता था और सामंत व्यापारी शिल्पकारों उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी कभी इन करों के को इकट्ठा करने का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को दे देते थे जिनका निर्माण स्वयं वो या कोई अमीर व्यापारी करता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। बाजारों पर कर, यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है जिसमें वे शुल्क दिए गए जो मंदिर प्राधिकार द्वारा वस्तु के रूप में लिए जा सकते थे। शक्कर, गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर कर लगाया जाता था। इसके अलावा व्यापारियों पर, धातु की चीज़ बेचने वाले पर आसवक यानी कि इत्र वगैरह, तेल, पशुचारण, अनाज के बोरों पर भी लगाया जाता था और इनमें से कुछ वस्तु के रूप में और कुछ नकद रूप में वसूले जाते थे। व्यापारी कई प्रकार के होते थे, कुछ बंजारे होते थे और कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी जो थे अपना संघ बनाते थे जिनका मुखिया होता था और मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक लोगों से बातचीत करता था। व्यापारी अनेक राज्यों और जंगलों से होकर गुजरते थे तो इसलिए आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे, उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नानादेशी थे। व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इसके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बने। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनी और मुस्लिम बोहरा दोनों शामिल थे और वो दूर दूर तक लाल सागर की बंदरगाहों और फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से व्यापार करते थे। इन बंदरगाहों में पत्तन जहाँ पर जहाज़ रुकते हैं, कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना, हाथीदांत, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन, चांदी लाते थे। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले, कपड़े जो इतालवी थे यानी कि जो इटली से आते थे, रोम से, उनके द्वारा खरीदे जाते थे और वहाँ से वे आगे यूरोपीय बाजारों में पहुँचाते थे। उन्हें व्यापार में बहुत लाभ होता था और उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी गर्म जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ जो थे वो यूरोपीय व्यंजनों में बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे और भारतीय सूती कपड़ा भी उनको बहुत अच्छा लगता था, लुभावना होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक लाई और समय के साथ व्यापार और नगरों का रूप बदलने लगा। तो काबुल जो था काबुल जो अफगानिस्तान की राजधानी है, अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी में राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध सिल्क रूट, रेशम मार्ग जो कहते हैं, उससे जुड़े थे। घोड़ों का व्यापार भी इसी से होता था और हीरो के एक सौदागर जॉब बेप्टिस्ट टवर्निया ने अनुमान लगाया काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपये का होता, जो उन दिनों में एक अच्छी खासी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और यहाँ भारत में बेचे जाते थे। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए आते थे। नगरों में शिल्प, बीदर एक जगह है, वहाँ के जो शिल्पकार थे तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने मशहूर थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। पांचाल था विश्वकर्मा समुदाय जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई थे। मंदिरों के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी होते थे और इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों का निर्माण भी करते थे। इस प्रकार सालियार या केकुलार जैसे जो बुनकर थे, जुलाहे, वो भी बहुत समृद्ध समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा देते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित जैसे कपास को साफ करना, काटना, रंगना भी एक अलग व्यवसाय बन गए थे जिसके लिए एक निपुण विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। ये है यहाँ पर एक पीतलदान है ये और ये शॉल का बॉर्डर है। तो इस तरह के कलाकार होते थे उस समय में। समय के साथ अहमदाबाद, गुजरात जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुए, लेकिन तंजावुर जैसे जो शहर थे वो सिकुड़ गए। और इसी तरह पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र बना। 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में नहीं टिक सके। अब हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत। हम्पी की जो वास्तुकला थी, जो वहाँ पर इमारतें वगैरह बनाई गई थी जो बहुत अच्छे ढंग से,
तो हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित था। यह नगर 1336 में विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडरों से पता लगता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी और कहीं भी गारे चूने का जोड़ नहीं था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। तो ये हम्पी का एक बुर्ज है। तो एक किलाबंद नगर, एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में वर्णन किया कि गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीर मतलब पूरे बनाए थे बुर्ज वगैरह नगर बसा रखा था जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं है बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलता है। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं जिसकी छतें सपाट चपटी हैं। तो अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों में नहरों के निर्माण में काफ़ी रुचि ली। मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किया। कृष्णदेव राय जो कि उस समय के प्रसिद्ध राजा थे, दो पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया जहाँ से जल को जल सेतु नहरों द्वारा बगीचों और खेत तक सिंचाई के लिए पहुँचाया जाता था। हम्पी की वास्तुकला बहुत विशिष्ट प्रकार की थी। वास्तुकला वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभ वाले विशाल कक्ष थे, मूर्तियों को रखने के लिए आले बने थे, सुनियोजित बाग बगीचे थे जिनमें कमल और टोंडों की आकृति वाली मूर्ति कला थी। 15वीं-16वीं शताब्दी में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजित रहता था। हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेट्टियां और पुर्तगाली जैसे व्यापारी आते थे। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। देवदासियां होती थी वहाँ पे जो भगवान को समर्पित होती थी। वो विरूपाक्ष शिव को कहा जाता था। मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा और जन प्रजा के सामने नृत्य करती थी। महानवमी पर्व जो है दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, हम्पी में एक महत्वपूर्ण पर्व था और जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने उस महानवमी मंच को खोज निकाला जहाँ राजा अपने अतिथि का स्वागत करता था और अपने अधीन व्यक्तियों से नजराने उपहार लेता था और वहीं विराजमान होकर वो सारे कार्यक्रमों को देखता था। 1565 में दक्कन के सुल्तानों ने गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के ने विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया और सूरत जो था वो गुजरात के पास मुंबई में महाराष्ट्र में पश्चिम का प्रवेश द्वार। सूरत मुगल काल में कैम्बे खंबात की खाड़ी जो आज है और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात के पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र में गया। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। यहाँ से बहुत से हज यात्री जहाज को यहीं से रवाना होते थे, इसलिए इसको मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। सूरत एक सर्वदेशी नगर था जहाँ सभी जातियों धर्मों के लोग रहते थे और 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों के कारखाने माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार रोविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते लिखा कि एक ही वक्त पर यहाँ पर विभिन्न देशों के औसतन 100 जहाज लंगर डालकर खड़े देखे जा सकते थे। तो यहाँ पर है वाणिज्य केंद्र, एक ऐसा स्थान के जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है। सूरत में कई दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारी और जरी के लिए प्रसिद्ध थे और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बिकने जाते थे। तो विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्राम गृह बने हुए थे जहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजन के स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी, सेठ और महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियाँ थी। सूरत से जारी गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजार में मान्यता प्राप्त थी। तो हुंडियाँ एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं भी प्रस्तुत करके उतनी जमा राशि ले सकते थे वो लोग। किंतु 17वीं शताब्दी में सूरत का भी अधपतन प्रारंभ हुआ। इसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि हुई। पुर्तगालियों ने समुद्री मार्ग पर नियंत्रण कर लिया और बम्बई से प्रतिस्पर्धा जहाँ 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है, आज भी है। जोखिम भरा दौर मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। मसूलीपट्टनम में मछलीपट्टनम कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है और 17वीं शताब्दी में विभिन्न गतिविधियों का केंद्र था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण करने का कोशिश करी, लेकिन तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी गुमाश्ता यानी यूरोपियन ट्रेड कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी हैं। उन्होंने लिखा है गोलकुंडा का मुख्य पतन है जहाँ परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। छोटा नगर है, घना बसा है और बिना किसी चार दीवारी के खराब तरीके से बना है। नहीं अच्छी जगह है, यहाँ जितने जल स्रोत हैं वो खारे पानी के हैं और एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे और चूँकि इंग्लैंड और हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते हैं, उनके लिए निवास की व्यवस्था करता है। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ा, मसाला और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। विभिन्न व्यापारी
समूहों गोलकुंडा के कुलीन अमीर वर्गों ने फारसी सौदागरों, तेलुगु, कोमटी, चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारी नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हालैंड वासी और अंग्रेजों को आपस में बढ़ाना शुरू कर दिया। 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब यूरोपीय कंपनियों को नया विकल्प ढूंढने की समस्या आ गई, नई जगह देखनी पड़ी। तो इसके कंपनी की नई नीति के अंतर्गत पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखें, बल्कि इस बात की भी जरूरत महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र अब एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक, वाणिज्यिक भूमिका भी अदा करें। अब कंपनी के व्यापारी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, वर्तमान चेन्नई चले गए। मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका पतन हो गया और आज वो छोटे से जीर्ण टूटे फूटे नगर से ज़्यादा कुछ नहीं है। नए नगर व्यापारी 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसाल और कपड़ों की तलाश में भारत की ओर आए। यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेज, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी बोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज से उनका मुकाबला किया, लेकिन यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौ शक्ति यानी जल सेना का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः अंग्रेज जो थे वो सर्वाधिक सफल वाणिज्य एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हुए। वस्त्रों जैसी वस्तुओं में मांग तेजी से आने के कारण अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत यानी कि और अच्छे होते गए, परंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी यानी जो पहले पैसा मिल जाता है की प्रणाली पर काम करने लगे। तो जो लोग उनको, जिन यूरोपीय एजेंट पहले पेशगी ले लेते थे, उन्हीं के लिए वो लोग काम करते, कपड़ा बुनते थे। अब उनको अपना कपड़ा बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिज़ाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े परिवर्तन आए और बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा बनाए इन नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारी और शिल्पकारों को ब्लैक टाउन में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठरियों में अपने आवास बनाए। तो यहाँ पर एक प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में बम्बई की एक सड़क दिखाई है। ये 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविक जो थे समुद्री मार्ग खोजने के उन्होंने बहुत अभूतपूर्व कार्य किए और इसमें से अनेक नाविक जो थे वो भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने, मसाले प्राप्त करने के इच्छुक थे। तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जो था अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा और उसे 1 वर्ष से ज़्यादा समय लगा। 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष अपनी राजधानी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया और इस दौरान उसके 2 जहाज नष्ट हो गए। 170 यात्रियों में से 54 ही बचे। लेकिन इतने खतरों के बावजूद भी जो मार्ग खोले या खोजी गए बहुत लाभकारी हुए और अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उनका अनुकरण किया। भारत खोजने के लिए जो था एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस भी चला और अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि पृथ्वी गोल है, इसलिए पश्चिम की ओर से ही भारत पहुंच सकता है। 1492 में वेस्ट इंडीज़ के तट पर पहुंचा और वेस्ट इंडीज़ का नाम इसी भ्रांति के कारण उसे भ्रम हो गया कि भारत पहुंच गया। तो उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों में अपने कब्जे कर लिए और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।